आप इतना क्यों पढ़ते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना मुझे आए दिन करना पड़ता है। क्या कभी आपसे किसी ने पूछा है कि आप क्यों पढ़ते हैं? मेरे समक्ष प्रश्न क्यों उत्पन्न होता है और इसका क्या उत्तर हो सकता है, इस वीडियो में इसी बात की चर्चा। आपको ज्ञात हो या न हो, मैं आपको बता देता हूँ कि 5 वर्ष की उम्र से जो पढ़ाई मैंने प्रारंभ की थी, वो आज उम्र के इस दौर में भी जारी है। इस वीडियो को बनाते समय भी मैं एमए अर्थशास्त्र का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का परीक्षार्थी हूँ और मेरी पढ़ाई चल रही है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप जान लीजिए कि मैंने पढ़ाई कितनी की है। स्कूली पढ़ाई करने के पश्चात इंदौर से मैंने कॉमर्स में पढ़ाई की, बीकॉम किया, एमकॉम किया। उसके बाद पीएससी की तैयारी के संदर्भ में इतिहास का स्वाद लगा, और जब इतिहास पढ़ने का चस्का एक बार लगा तो लगा कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त विषय है और इसको ठीक से पढ़ना चाहिए। तो इतिहास में एमए कर लिया, मेरिट में नाम आ गया। उसके बाद कॉलेज में नौकरी लग गई, शिक्षक हो गए। फिर शिक्षक हो गए तो पढ़ाई जारी रही। नौकरी करते हुए अनेक परीक्षाएं दी, जैसे एलएलबी की परीक्षा तो रेगुलर होती है, एलएलबी की पढ़ाई रेगुलर होती है। जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय एलएलबी की पार्ट टाइम पढ़ाई की व्यवस्था थी, यानी सायंकालीन कॉलेज लगते थे। तो मैंने नौकरी करते हुए एलएलबी रेगुलर पास कर लिया, फर्स्ट डिवीज़न, मेरिट में पहला स्थान, यानी गोल्ड मेडलिस्ट आप कह सकते हैं। इसके बाद पीएचडी कंप्लीट की और फिर वापस से सिलसिला पढ़ाई का शुरू हुआ। तो एमए की एक श्रृंखला लंबी सी तय हो गई। एमए हिंदी साहित्य, एमए अंग्रेजी साहित्य, एमए संस्कृत साहित्य, यानी तीनों ही साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर ली। एमए राजनीति विज्ञान, एमए समाजशास्त्र और इस समय एमए अर्थशास्त्र चल रहा है। कुल मिलाकर 7 स्नातकोत्तर डिग्रियां हो गई हैं एमकॉम सहित। 8वीं पीजी डिग्री चल रही है। इसके अलावा और छिटपुट पढ़ाई बहुत सारी, जैसे योग में सर्टिफिकेट का कोर्स किया, पीजीडीसीए भी कर लिया ताकि नई तकनीकी के टच में रहें, समझ सके कंप्यूटर को, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है वो इलिटरेट है। तो उसे भी तय कर लिया। रामचरितमानस में डिप्लोमा की पढ़ाई शुरू हुई भोज विश्वविद्यालय से, उसकी परीक्षा भी दे दी। अभी और आगे पढ़ने का क्रम जारी रहेगा तब तक जब तक कि ये हाथ चलते रहेंगे, लिखने की क्षमता और सामर्थ्य बनी रहेगी, तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। अब प्रश्न ये है कि मुझसे प्राय पूछा जाता है, आप क्यों पढ़ते हो? हंसी तो तब आती है, आश्चर्य तो तब होता है जब कोई शिक्षक पूछता है कि आप क्यों पढ़ते हो। एक सामान्य व्यक्ति पूछे तो समझ में आता है कि उसकी जिज्ञासा है कि भाई इस पढ़ाई से मुझे व्यक्तिगत तौर पर क्या मिलने जा रहा है, क्या लाभ होने जा रहा है। लेकिन जब कोई शिक्षक, कोई प्रोफेसर इस तरह के प्रश्न करते हैं तो काफ़ी आश्चर्य होता है कि भाई एक शिक्षक का काम ही है पढ़ना। तो अगर कोई शिक्षक पढ़ाई कर रहा है तो वो उसके पेशे के हिसाब से अपने आप को तैयार करने, अपने आप को अच्छे से तैयार रखने के लिए पढ़ रहा है। आम व्यक्ति जब पूछते हैं तो वही जानना चाहते हैं कि क्या इस पढ़ाई से मुझे कोई प्रमोशन मिलेगा, क्या लाभ होगा। तो अब इसका उत्तर तो ये है कि इस पढ़ाई से प्रमोशन का कोई संबंध नहीं, यानी जो परीक्षाएं मैं दे रहा हूँ उससे मुझे आर्थिक कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। न तो मेरी इससे तनख्वाह बढ़ने वाली है, न कोई इंक्रीमेंट मुझे इससे मिलने वाला है। और फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसकी पढ़ाई का मुझे क्या लाभ होने वाला है। तो साथियों, सभी लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, इस पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य है और वो उद्देश्य है अपने आप को सूचनाओं से युक्त रखना, ताकि जब मैं कक्षा में जाऊं पढ़ाने के लिए तो
मेरा जो व्याख्यान हो, जो बात मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों से, वो बात पूर्णता के निकट पहुंच सके। तो अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई मैं तो इतिहास का शिक्षक हूँ, तो फिर मुझे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, साहित्य आदि पढ़ने की क्या आवश्यकता है? मुझे पढ़ाना तो इतिहास है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक टर्म होती है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, अंतर अनुशासनिक पढ़ाई या अध्यापन। उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो विषय पढ़ाता है, केवल वह उसी विषय पर केंद्रित रहा तो उसका अध्ययन अध्यापन एकांगी होकर रह जाता है। उसे अपने विषय को तो ठीक से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए निसंदेह, लेकिन इसके साथ साथ उसे अन्य विषयों की भी पर्याप्त से अधिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर इतिहास की एक शाखा है राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो यदि मान लीजिए मैंने इतिहास में एमए करने के साथ साथ राजनीति विज्ञान में भी एमए कर लिया है, तो मैं राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को समझते हुए राजनीतिक इतिहास को थोड़ा और ठीक से समझा पाऊंगा बच्चों को। इसी तरह से आर्थिक इतिहास होता है, सामाजिक इतिहास होता है। तो जब आप समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषय पढ़ते हैं तो इतिहास की इन शाखाओं के प्रति आपकी समझ और अधिक गहरी होती है, जिसका अंतिम लाभ तो विद्यार्थियों को ही मिलता है ना। फिर आप कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन साहित्य की बात, तो संस्कृत साहित्य का जहाँ तक सवाल है तो हमारा प्राचीन जो महत्वपूर्ण साहित्य है, वेद हैं, वेदांग, उपनिषद, पुराण आदि, ये सब संस्कृत में है। और जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते पढ़ाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्राचीन संस्कृत वांग्मय पर आधारित होता है। तो यदि आपको संस्कृत साहित्य की थोड़ी बहुत समझ हो जाती है तो आप उस हिस्से के साथ अध्यापन के दौरान न्याय कर पाते हैं। अंग्रेजी साहित्य में एमए का क्या संबंध है? तो इंग्लिश में भी बहुत सारे सोर्सेस उपलब्ध हैं। इंग्लिश अगर थोड़ी ठीक ठाक आ जाती है तो इंग्लिश में जो हिस्ट्री की अच्छी राइटिंग्स हैं उन्हें आप पढ़ पाते हैं। इंग्लिश में जो रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं या लिखे जा रहे हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। नई नई जो खोज भारत में और विश्व के अन्य देशों में हिस्ट्री से रिलेटेड हो रही है उसको आप ठीक से जान सकते हैं। तो आपके अध्यापन में नई बातें समाविष्ट होती रहती हैं। हिंदी साहित्य का जहाँ तक सवाल है तो हिंदी माध्यम है अध्यापन करने का। बड़वानी जैसे क्षेत्र में अधिकांश विद्यार्थी हिंदी माध्यम के होते हैं। तो जब आप हिंदी साहित्य में एमए करते हैं तो आपकी भाषा और निखरती है, आपकी भाषा का प्रभाव बढ़ता है, आपकी भाषा में लालित्य आता है, आप अपनी बात को और ज़्यादा अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए पढ़ना आवश्यक होता है, ऐसा मुझे लगता है। कभी सुन समझ लिया था कहीं पर कि एक शिक्षक को सदैव विद्यार्थी रहना चाहिए। बात जम गई और उसका अनुपालन किया तो पढ़ाई जारी है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए परीक्षा देने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जब तक आप पर कोई दबाव नहीं होगा ना, तब तक आप किसी कार्य के प्रति गंभीर नहीं हो सकते हैं। अगर आप शौकिया इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करें, शौकिया आप लोग प्रशासन पढ़ें, तो आप कुछ किताब लेंगे, पलटेंगे, 10-20 पेज पढ़ेंगे, कभी ये चैप्टर पढ़ा, कभी वो चैप्टर पढ़ा, वो बात बन नहीं पाएगी। लेकिन यदि आपको परीक्षा देनी है, मान लीजिए मुझे परीक्षा देनी है विदेश व्यापार से संबंधित प्रश्न पत्र की, तो अब मुझे बहुत गंभीरता से पढ़ना होगा, समझना होगा, आत्मसात करना होगा, विषय वस्तु को मस्तिष्क में बैठाना होगा, कैसे प्रश्न आ सकते हैं इस पर विचार करना होगा, उत्तर की एक रूपरेखा बनाना होगा, तो पढ़ाई गंभीर हो सकेगी। इसलिए परीक्षा देने की बात आती है। दूसरा, यदि हम स्वयं परीक्षाओं के दौर से गुजरेंगे तो परीक्षा कक्ष में जो परिस्थितियां होती हैं उसको हम समझ पाएंगे। जब आप परीक्षा देते हैं तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है। परीक्षा कक्ष का शांत वातावरण कितना आवश्यक होता है आप समझ सकते हैं। तो आप एक परीक्षार्थी के तौर पर इसे जानते हैं, और जब आप स्वयं परीक्षा कक्ष में होते हैं, परीक्षा कंट्रोल रूम में होते हैं, तो आप विद्यार्थियों के लिए और अधिक अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर पाते हैं। जब आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा कक्ष में 3 घंटे लिखते हैं, तो 3 घंटे में आप कितना लिख सकते हैं? मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है।
मैं अभी भी एक मुख्य उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त 4-5 पूरक उत्तर पुस्तिकाएं ले लेता हूँ। एक मुख्य उत्तर पुस्तिका लगभग 32 पेज की आती है, पूरक उत्तर पुस्तिकाएं 8-8 पेज की आती हैं। तो आप समझ लीजिए कि 60-70 पेज मैं 3 घंटे में लिख पाता हूँ, बहुत तेज स्पीड के बावजूद। तो जब मैं स्वयं पेपर सेट करूँगा तो ऐसे प्रश्न रखूँगा कि उनके उत्तर 7-8 पेज में एमए स्तर पर बच्चा लिख सके और 30-40 पेजेस में उसके सारे क्वेश्चंस हो सके, ताकि वह 5 प्रश्नों के उत्तर दे दे। कभी कभी क्या होता है कि परीक्षक एक प्रश्न के 3-4 भाग बना देता है, और जब विद्यार्थी परीक्षा में उनके उत्तर लिखने बैठता है तो एक ही प्रश्न का उत्तर लिखने में उसे कई बार 1 घंटे से अधिक का समय लग जाता है। उसका पूरा समय प्रबंधन ही बिगड़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसा प्रश्न कोई पूछ ले कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों का विस्तार से उल्लेख करते हुए इसमें दार्शनिकों का योगदान बताइए, और क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। कितना बड़ा प्रश्न। तो जब आप परीक्षा देते हैं तो आपको समझ में आती है वो परिस्थितियां कि विद्यार्थी किस तरह से अपना प्रदर्शन करेगा, उसकी जिंदगी का सवाल है। तो उस तरह से पेपर सेट करने में सुविधा मिलती है। कुल मिलाकर पढ़ाई करने का बहुत सारा फायदा है। अपडेट रहते हैं, आपको सब चीज़ें तैयार रहती हैं, कक्षा लेने का मन करता है, विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने की हिम्मत आती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्याओं का समाधान करने की सामर्थ्य पैदा होती है। और हमारा काम ही क्या है एक शिक्षक के तौर पर? विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करने। इतिहास के साथ साथ कभी कोई और विषय में किसी को कठिनाई है और कहीं और स्रोत उन्हें नहीं मिल पा रहा है, आपके पास आते हैं तो निराश होकर नहीं जाएंगे, आप उन्हें किताब बता सकते हैं और मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से अब आप समझ पाए होंगे कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। और एक शिक्षक को तो अनवरत पढ़ाई के साथ जुड़े रहना चाहिए, और हाँ, परीक्षाएं भी देते रहना चाहिए। मेडल भी मिल सकते हैं आपको। मुझे पिछली बार एमए समाजशास्त्र में टॉप आने पर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। तो अब प्रतियोगिता युवाओं से है, युवाओं की बराबरी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी आगे निकल जाते हैं। अधिकांश तो युवा ही आगे निकलते हैं। और जब मेरिट लिस्ट में दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान आता है मेरा, और किसी युवा का फर्स्ट स्थान आता है, तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होती है कि किसी युवा ने मुझसे अधिक अंक लाकर मेरिट लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। तो आप सभी को शुभकामनाएं। यदि आप इस वीडियो को देखकर प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कई मुझे कहते हैं प्रौढ़ लोग जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं कि अखबार में पढ़ा कि आपको गोल्ड मेडल मिला है, आप मेरिट लिस्ट में आए, आप अभी भी पढ़ रहे हैं। तो हमें भी प्रेरणा मिली और हमने हमारी छूटी हुई पढ़ाई की धारा को फिर से प्रवाहित करने का फैसला किया। और देखिए सर, हम भी परीक्षा देने के लिए आ गए हैं। अच्छा लगता है। तो आपको भी अगर ऐसा लगे कि पढ़ाई जारी रखना चाहिए तो ज़रूर पढ़ाई आप जारी रखिए। अपनी बात कमेंट बॉक्स में कहिए कि कुछ पढ़ना चाहते हैं आप। मेरे लायक कोई मार्गदर्शन देने योग्य बात हो तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। करियर एडवाइस चैनल ने यह अवसर दिया कि मैं अनेक लोगों के इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि आखिर पढ़ाई जारी क्यों है। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।